अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करने जा रहे हैं उस न्यूक्लियर रिएक्शन की जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने दूसरी जंग अजीम की बुनियाद रखी और तीसरी जंग अजीम को रोक दिया। जी हाँ, न्यूक्लियर वेपन्स को हम शुरू करने जा रहे हैं। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, जनाब आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी हम डिस्कस कर रहे हैं पिछले कुछ लेक्चर से। और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में हम बम्बार्डमेंट करते हैं किसी न्यूक्लियस पर एनर्जेटिक पार्टिकल की, जिसे इंसिडेंट पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल हमने कहा, और वो अल्फा बीटा गैमा न्यूट्रॉन प्रोटॉन कोई भी हो सकता है। और उसके नतीजे में उस न्यूक्लियस की डिसइंटीग्रेशन हो जाती है, वो टूट जाता है, उसमें से रेडिएशन निकलती है, उसमें से कोई और पार्टिकल निकलता है। वो निकलने वाला पार्टिकल भी अल्फा बीटा गैमा न्यूट्रॉन प्रोटॉन कोई भी हो सकता है। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन हैं जी दो तरह के, मेनली एंडोवर्जिक एक्सोवर्जिक। एंडोवर्जिक वो जिनको इनिशियलाइज करने के लिए एनर्जी चाहिए, एक्सोवर्जिक वो जिनके नतीजे में एनर्जी खारिज हो। और इन तमाम न्यूक्लियर रिएक्शन में से पॉसिबिलिटी तब ज्यादा होगी अगर एक्सोवर्जिक रिएक्शन होगा, अगर एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी हासिल होगी, मतलब रिएक्टेंट के मुकाबले में प्रोडक्ट का मैस अगर कम होगा, और वो मैस जो कम होगा वो बाकी का कहाँ जाएगा, वो एनर्जी की शक्ल में और प्रोडक्ट्स की किनेटिक एनर्जी की शक्ल में वो मैस रिलीज हो जाएगा। और आप ये भी देखें कि जब हम इंसिडेंट पार्टिकल की या प्रोजेक्टाइल की बम्बार्डमेंट करते हैं न्यूक्लियस पे, तो उनमें से अल्फा पार्टिकल का मैस ज्यादा है, वो तो तहस नहस करके घुस जाता है, न्यूक्लियस तक जा सकता है, लेकिन चूंकि उसका चार्ज है तो डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस भी ज्यादा हैं। बीटा अगर नेगेटिव है तो जो आउटर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं वही उनको रिपेल कर देंगे, अगर पॉजिटिव है तो वो वहीं पे अट्रैक्ट हो जाएगा। और गैमा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, वो न्यूक्लियस तक आसानी से जा सकता है, लेकिन मसला ये है चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है और सिर्फ फील्ड है तो उसकी भी कारस्तानियाँ कोई इतनी ज़्यादा इस लिहाज से नहीं होंगी कि बहुत ज़्यादा जिसको हाईलाइट किया जा सके। लेकिन न्यूट्रॉन मैस भी है और मोमेंटम भी है, स्पीड भी हो सकती है, और उसके साथ साथ चूंकि वो न्यूट्रल है तो सबसे ज़्यादा आसानी से न्यूक्लियस तक न्यूट्रॉन की रसाई हो सकती है या होती है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि अल्फा बीटा वगैरह को आप पार्टिकल एक्सेलरेटर के ज़रिए एक्सेलरेट कर सकते हैं। वो साइक्लोट्रॉन या किसी और तरह के पार्टिकल एक्सेलरेटर में वो करते क्या है, पार्टिकल को घुमाया जाता है तेज़ी से, और ऐसे घुमा के ऐसे फिर थ्रो किया जाता है, उनको एक्सेलरेट किया जाता है। चार्ज पार्टिकल को, न्यूट्रॉन को आप इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से या ऐसे घुमा के किसी तरह से आप एक्सेलरेट नहीं कर सकते। तो न्यूट्रॉन की किनेटिक एनर्जी उतनी ही होगी जितनी किसी भी न्यूक्लियस से निकलने की वजह से जो उसकी नेचुरली होगी वही है। इसे आप स्लो तो कर सकते हैं किसी तरह से, तेज बहरहाल नहीं कर सकते। चले ये तो थोड़ी सी पिछली बातें हो गई। तो जनाब न्यूक्लियर रिएक्शंस में से कुछ रिएक्शन हैं जो खुसूसी तर्ज के हैं, जो स्पेशल टाइप के न्यूक्लियर रिएक्शन हैं, और इन स्पेशल टाइप के न्यूक्लियर रिएक्शन में से दो हम आपके सिलेबस में डिस्कस करने जा रहे हैं। वेरी मच फेमस, बड़े मशहूर हैं जी, फिशन और फ्यूजन। तो जनाब आज की इस वीडियो में हम फिशन को डिस्कस करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं, फिर उसके बाद फ्यूजन की बारी आएगी इंशाल्लाह। तो जनाब फिशन का आगाज होता है जी दिसंबर 1938 में। देखें 1939 में, 1939 में वर्ल्ड वार 2 शुरू हुई थी। दिसंबर 1938 में ओटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन, इन्होंने न्यूक्लियर रिएक्शंस मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करते हुए, न्यूक्लियर रिएक्शंस को ऑब्जर्व करते हुए एक ख़ास किस्म का न्यूक्लियर रिएक्शन यानी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का एक स्पेशल केस इन्होंने डिस्कवर किया। और ये स्पेशल केस क्या था कि जब एक हैवी न्यूक्लियस पर यूरेनियम 235 के लिए, जैसा कि इक्वेशन लिखी हुई है आपके सामने, U-235 के केस में ऑब्जर्व किया गया कि जब इस पे बम्बार्डमेंट की जाती है न्यूट्रॉन की, तो ये हैवी न्यूक्लियस अगर, तो देखिए इससे पहले जो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं न्यूक्लियर रिएक्शन, वहां पे हमने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की थी नाइट्रोजन पे, और उसके नतीजे में O17 और प्रोटॉन मार्स वजूद में आए थे, बने थे। तो वहां पे जो टारगेट न्यूक्लियस और जो यील्ड है उनके मैस में, चार्ज में बस 19-20 का ही फर्क होता है। रेडिएशन ही पड़ती है, रेडिएशन ही इमर्ज आउट होती है। लेकिन अब ये स्पेशल केस ऐसा है कि जिसमें एक हैवी न्यूक्लियस पर जब रेडिएशन पड़ती है, तो अगर वो एक हैवी न्यूक्लियस लगभग दो एक जैसे काटा वादा थू था
लगभग दो एक जैसे न्यूक्लियाई में तब्दील हो जाए या कन्वर्ट हो जाए तो इस अमल के दौरान बहुत ज्यादा एनर्जी खारिज होगी। तो एक्सोवर्जिक रिएक्शन है। और ये एनर्जी क्यों खारिज होगी? देखिए, हमने जब बाइंडिंग एनर्जी कर्व को डिस्कस किया था तो वहां पे हमने कहा था कि हम इसके एडवांटेजेस भी डिस्कस करेंगे। और इसके एडवांटेजेस में एक तो ये था कि किसी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, और दूसरा ये था कि फिशन और फ्यूजन की प्रोबेबिलिटी के बारे में, यानी पॉसिबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है। तो आप देखें, जो हैवी न्यूक्लियाई हैं वो इस बाइंडिंग एनर्जी कर्व पर यहां पे कहीं पे पाए जाते हैं, इतने हिस्से में। यूरेनियम यहां पे कहीं पे है। तो जब ये यूरेनियम के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है, याद रहे हम पर न्यूक्लियॉन की बात कर रहे हैं, यूरेनियम के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू तकरीबन इस रेंज में यहां पे है। तो अगर एक यूरेनियम का न्यूक्लियस टूटता है, उसे तोड़ने के लिए आपको कितनी एनर्जी देना पड़ेगी? जितनी उसकी बाइंडिंग एनर्जी है वो उतनी एनर्जी देके अगर आप इसे तोड़ेंगे। और अगर ये टूट के लगभग दो रफली एक जैसे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है तो यूरेनियम का चार्ज नंबर है जी 92। तो अगर ये दो एक जैसे में तो तकरीबन 40 से 50 के दरमियान चार्ज नंबर वाले दो न्यूक्लियाई रफली बनेंगे। और ये पीरियोडिक टेबल के इस जगह पर है, और इनकी बाइंडिंग एनर्जी जो मिडल पे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इस जगह पे है जो सबसे ज्यादा है पीरियोडिक टेबल पे। तो जब यूरेनियम का एक न्यूक्लियस, एक हैवी न्यूक्लियस, यूरेनियम के अलावा प्लूटोनियम, पोलोनियम ये भी हो सकते हैं, नेपच्यूनियम भी हो सकता है, ये सारे यहां पे पाए जाते हैं। तो जब ये लगभग दो एक जैसे न्यूक्लियाई में तब्दील होंगे, क्रश होंगे, तो उनकी चूंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा है, तो जितनी एनर्जी आपने इनको तोड़ने पे लगाई होगी वो एक न्यूक्लियस टूटेगा ऐसे, और फिर दो न्यूक्लियाई बनेंगे। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन यूरेनियम के मुकाबले में, नेपच्यूनियम के मुकाबले में, हैवी न्यूक्लियस के मुकाबले में चूंकि ज्यादा है। तो जब ये नया न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा होगा तो इसकी फॉर्मेशन के वक्त ज्यादा एनर्जी खारिज होगी। नतीजा क्या होगा कि जितनी एनर्जी लगा के हम इसको तोड़ेंगे नए न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन के दौरान, उससे कई गुना ज्यादा, बहुत ज्यादा एनर्जी हमें मिल सकती है। इस बात को समझाने के लिए मैं सिंपल एग्जांपल दिया करता हूं। फॉर एग्जांपल, हम एक क्लास की शक्ल में बैठे हैं और उस क्लास में 1200 रुपया पर स्टूडेंट दे के, फीस दे के आप पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। अब अगर आपसे कहा जाए कि जाए जी मैंने नहीं पढ़ाना, तो आप कहेंगे जनाब साढ़ा 1200 रुपया मोड़ो। तो इस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए 1200 रुपया पर न्यूक्लियॉन देना पड़ेगा। मैं क्या, ठीक है जनाब मैं नहीं पढ़ाता, चलो दौड़ जाओ, ठीक है जी, 1200 पर न्यूक्लियॉन हमने आपको दिया, ये फॉर्मेशन टूट गई। अब आपने कहीं तो पढ़ना है ना, आपके करियर का मसला है, एग्जाम भी देना है, आप कहीं और पढ़ते हैं। जहां पे आप कहीं और पढ़ते हैं, उस फॉर्मेशन को बनाने के लिए, उस क्लास को एस्टेब्लिश करने के लिए पर न्यूक्लियॉन एनर्जी ज्यादा खारिज होती है। वहां पे फीस है जी 1500, तो आप क्या करते हैं, वहां पे 1500 दे के वहां बैठ के पढ़ लेते हैं। तो क्या हुआ, 1200 पर हेड दिया गया, मैं ही ये करता हूँ जी, मैंने नहीं पढ़ाना, 1200 आपको वापस कर दिया। उसके बाद साथ वाले कमरे में मैं ही दुपट्टा लेके मैडम नुमाना पढ़ा रही हैं, जनाब यहाँ पे बहुत अच्छी फिजिक्स पढ़ाती हैं, मार्केटिंग कर ली ना जी, 1500 रुपये फीस है, ठीक है जी आके बैठ जाएं। तो क्या हुआ, 1200 रुपया पर हेड दिया और बाद में 1500 पर हेड वापस ले लिया नई फॉर्मेशन बनाते वक्त। तो क्या हुआ जी, 300 पर हेड की स्ट्रेट बचत हो गई। तो हुआ क्या जनाब, हुआ ये कि जितनी एनर्जी आप खर्च करेंगे यूरेनियम को तोड़ने के लिए, नई फॉर्मेशन बनने के लिए, उससे कहीं ज्यादा एनर्जी आपको मिल जाएगी। तो कौन सा न्यूक्लियस जब टूट के किन दो न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होगा, उसके नतीजे में आपको कितनी एनर्जी मिलेगी, आप रिएक्शन करवाने से पहले ही इस बाइंडिंग एनर्जी कर्व से एस्टिमेट कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व प्रिडिक्ट करती है या आपको आइडिया देती है फिशन की प्रोबेबिलिटी का। ऐसी फ्यूजन जब हम डिस्कस करेंगे तो उसके लिए भी यहीं पे डिस्कस किया जाएगा, इसी बाइंडिंग एनर्जी कर्व को इसी तरह से। तो जनाब अच्छा, एक ये भी है, मैंने कहा कि ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व आपको आइडिया देती है कि यूरेनियम को तोड़ के जब आप दो न्यूक्लियाई बनाएंगे तो क्या हम अपनी मर्जी से बनाएंगे, जब यूरेनियम टूटेगा तो उससे कौन से दो न्यूक्लियाई बनेंगे, ये बात का मसला है, ये हमारा इशू नहीं है, वो खुद ब खुद ही बनेंगे, कोई से भी दो बन सकते हैं। अगर आप यहां से
अंदाज़ा लगाएंगे कर्व से रिएक्शन के, सिर्फ थ्योरेटिकली ही डिस्कस करेंगे या करना चाहेंगे, तो हमें पता चलेगा कि जनाब हम तो कहेंगे कि जी कोई फलाने फलाने बन सकते हैं। ये 3 पॉसिबल इक्वेशंस जो आपकी बुक में हमने लिखी हुई हैं, बस एक काम करना है, चार्ज नंबर मैथ्स नंबर बैलेंस होने चाहिए। आपने तो चूंकि सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना है और आप यही 3 इक्वेशंस डिस्कस करेंगे, लेकिन एक्चुअली इनके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। ठीक है, ज्यादातर केसेस में बेरियम और क्रिप्टॉन ही लिखा जाता है आमतौर पे जब फिशन रिएक्शन लिखा जाता है। ज्यादा मशहूर केस यही है। ये भी पॉसिबल है, स्टेनस और मोलिब्डेनम भी बन सकते हैं, जीनॉन और स्ट्रांशियम भी बन सकते हैं, इसके अलावा कोई और भी बन सकते होंगे, पॉसिबिलिटीज बहुत सारी होंगी। ये भी हो सकता है कि छोटे 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 ढेरों सारे न्यूक्लियाई बन जाएं। अब डिपेंड करता है कि न्यूट्रॉन जो उसके ऊपर बम्बार्डमेंट की गई है यूरेनियम पर, वो कितनी एनर्जी का न्यूट्रॉन था, वो कौन से न्यूक्लियस का डिके होने से निकला था, वो कहां से आ रहा था, उसकी एनर्जी कितनी थी। आप यहां पे ईंट रखें, उस पर थोड़ा मारें, पोला सा थोड़ा मारें, 2 टोटे हो जाएंगे, जोर से मारें चूरा चूरा भी हो सकती है, बिल्कुल हल्का सा मारें, हो सकता है कोई नुकसान ना हो। हर दफा थोड़ा मारेंगे मुख्तलिफ तरह के टोटे होंगे। हर दफा जब आप यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराएंगे, हर दफा जब फिशन रिएक्शन कराएंगे सेम 2 पार्टिकल्स का, तो रिजल्ट कैन बी डिफरेंट। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होल्ड करेगा। जनाब चार्ज नंबर मैथ्स नंबर बैलेंस होंगे, वो होने चाहिए। तो बहरहाल जनाब ओटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन ने जो सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्शन ऑब्जर्व किया, जो फिशन रिएक्शन कहलाया, तो फिशन की डेफिनेशन क्या है? ये एक खास किस्म का स्पेशल टाइप का न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसमें एक हैवी न्यूक्लियस टूट के, देखिए मैंने कहा कि वो छोटे छोटे बहुत सारों में भी टूट सकता है, लेकिन अगर एक हैवी न्यूक्लियस टूट के 2 दरमियाने से साइज के न्यूक्लियाई बनाएगा और इस अमल में काफी ज्यादा बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो ही ये फिशन कहलाएगा। अदरवाइज ये न्यूक्लियर रिएक्शन तो होगा लेकिन फिशन नहीं कहला सकेगा। तो जो पहला रिएक्शन उन्होंने ऑब्जर्व किया वो था यूरेनियम U-235 के लिए। U-235 पे न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की गई और ये जो न्यूट्रॉन था जनाब, ये सॉरी सी से लिखा गया, लिखना था, ये था जनाब आली स्लो न्यूट्रॉन। और जो स्लो न्यूट्रॉन है इसे थर्मल न्यूट्रॉन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं जनाब? क्योंकि इसकी किनेटिक एनर्जी कम होती है, नियरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग इसकी किनेटिक एनर्जी हुआ करती है। अब इतनी कम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन वैसे कहीं से नहीं मिलता, उसको स्लो डाउन किया जाता है। अगली वीडियो में हमने न्यूक्लियर रिएक्टर को डिस्कस करना है, तो वहां पे डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रॉन को स्लो डाउन कैसे किया जाता है। अभी हमें कीता किराया मिल गया, फर्ज करें तो जनाब स्लो न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट हुई U-235 से। क्या स्लो न्यूट्रॉन ही चाहिए? U-235 के लिए स्लो ही चाहिए। अब वैसे हम फास्ट न्यूट्रॉन से भी फिशन करवा रहे हैं, लेकिन उसके लिए U-239 या नेपच्यूनियम प्लूटोनियम वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए U-235 इस्तेमाल नहीं होता। अगर U-235 इस्तेमाल करना है तो फिर स्लो न्यूट्रॉन ही चाहिए। तो बहरहाल फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन में U-235 पर स्लो न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट हुई, तो उसके नतीजे में एज आई हैव सेड अर्लियर कि बेरियम और क्रिप्टॉन ज्यादातर लिखा जाता है, बट दीज आर द पॉसिबिलिटीज टू कि स्टेनस और मोलिब्डेनम भी या जीनॉन और स्ट्रांशियम भी बन सकते हैं। हो सकता है कोई और भी पॉसिबिलिटी हो, लेकिन स्लो न्यूट्रॉन अगर U-235 पे बम्बार्डमेंट की जाएगी तो उसके नतीजे में 2 तकरीबन दरमियाने से साइज के लगभग एक जैसे न्यूक्लियाइड्स बनेंगे और साथ में जनाब कुछ न्यूट्रॉन भी खारिज होंगे, और क्यू मतलब एनर्जी भी, ढेर सारी एनर्जी खारिज होगी। और इस रिएक्शन के नतीजे में बहुत ज्यादा जो एनर्जी खारिज होगी वो किस शक्ल में खारिज होगी? ये कहलाते हैं फिशन फ्रेगमेंट्स। जो प्रोडक्ट्स बनी हैं इनकी किनेटिक एनर्जी की शक्ल में एनर्जी खारिज होगी। तो आप देखें कि यूरेनियम के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व अब मैंने रेज कर दिए, चले यूरेनियम के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ऑलमोस्ट जनाब समथिंग 7 समथिंग MeV पर न्यूक्लियन, 7.6 MeV पर न्यूक्लियन। और इसके टूटने से जो दरमियाने साइज के न्यूक्लियाई बनेंगे उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है 8.9 MeV पर न्यूक्लियन के लगभग। तो ये जनाब आली जो आपको मिलेगी लगभग 0.8 से, ये कोई बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, मुख्तलिफ बुक्स में आपको थोड़ा बहुत मुख्तलिफ वैल्यूज मिलती हैं, तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है। आपने बहरहाल अपने सिलेबस के मुताबिक लिखना होता है।
न्यूक्लियन ले दसो। हाँ हाँ स्पेलिंग ही पुट्ठे हो गए। न्यूक्लियन, लो जी सॉरी। तो 0.8 से 0.9 MeV पर न्यूक्लियन आपको एनर्जी की बचत होती है। पर न्यूक्लियन इतनी एनर्जी आप प्रोवाइड करते हैं और पर न्यूक्लियन इतनी एनर्जी आपको मिलती है। तो अब टोटल न्यूक्लियन कितने हैं? 235। जब इनकी नई फॉर्मेशन बनेगी तो 0.8 या 0.9 MeV पर न्यूक्लियन का मतलब है इसको 235 से मल्टीप्लाई करें तो लगभग 200 MeV एनर्जी मिलेगी आपको। और ये बहुत ज्यादा है। एक न्यूक्लियर रिएक्शन के नतीजे में न्यूक्लियर फिशन की आपने डायग्राम देखी होगी, बड़ी मशहूर है, हर बुक में हर जगह पे मिलती है। मैं भी यहाँ रस्म दुनिया के लिए बना देता हूँ, वैसे इतनी ज़रूरी नहीं है कि जब न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट होगी यूरेनियम पे 235 वाले पे, तो उसके नतीजे में क्या होगा जनाब आली? उसके नतीजे में बनेंगे बेरियम और क्रिप्टॉन और साथ में 1 2 3 न्यूट्रॉन बनेंगे। तो ये एक यूरेनियम 2 में तब्दील हो गया, साथ में 3 न्यूट्रॉन, और ये तीनों न्यूट्रॉन भी और बेरियम और क्रिप्टॉन या स्ट्रांशियम और जीनॉन या फ्ला इनकी किनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। ये जो आपको 200 MeV एक न्यूक्लियर रिएक्शन के नतीजे में एनर्जी मिलेगी, ये फिशन फ्रैगमेंट्स की और ये न्यूट्रॉन जो निकलेंगे इनमें से, इनकी किनेटिक एनर्जी की शक्ल में आपको एनर्जी मिलेगी। ये फास्ट न्यूट्रॉन होंगे। फर्दर हम इनको स्लो डाउन कर लेंगे अगर आपने इनको फर्दर फिशन में इस्तेमाल करना है। और स्लो डाउन करने के लिए या तो हैवी वाटर, नॉर्मल वाटर में H2O होता है, वो प्रोटियम होता है, हैवी वाटर में ड्यूट्रियम होता है, D2O लिखते हैं, केमिस्ट्री वालों ने पढ़ा सुना हुआ होगा। तो हैवी वाटर या वैक्स में से गुजारते हैं तो वहां पे ये स्लो डाउन हो जाते हैं। इनको स्लो करके फर्दर फिर एक और यूरेनियम पे डाला जाता है। तो हर एक न्यूट्रॉन जब एक और यूरेनियम पे पड़ता है तो इससे फिर 3 और न्यूट्रॉन निकलेंगे, इससे 3 और न्यूट्रॉन निकलेंगे, इससे 3 और न्यूट्रॉन निकलेंगे। तो क्या होगा जी? 3 और न्यूक्लियर रिएक्शन होंगे जिसके नतीजे में 3 3 3 फिर 9 न्यूट्रॉन निकलेंगे और 200 200 200 600 MeV एनर्जी और ज्यादा निकलेगी। और वो जो सारे न्यूट्रॉन निकलेंगे उनको फर्दर फिर फिशन से गुजारा जाएगा, मतलब स्लो डाउन करके फिर यूरेनियम की बम्बार्डमेंट होगी। अब ये जो बम्बार्डमेंट होगी न्यूट्रॉन की यूरेनियम के ऊपर, हम ऐसे नहीं करेंगे कि एक न्यूट्रॉन आ रहा है, इसने एक यूरेनियम को तोड़ा, फिर 3 न्यूट्रॉन निकले, उनके आगे में 3 यूरेनियम, ठहर जा 3 यूरेनियम और रख दिए, तो उनको तोड़ा, फिर उन्होंने कहा भाई ठहर जा आप होर यूरेनियम रख लीजिए अगे सामने, तो और यूरेनियम रख दी। नहीं, ऐसे नहीं, तो वहां पे बंदा थोड़ी बैठा होगा जो यूरेनियम आगे प्लेस करता जाएगा। तो हम क्या करेंगे? पूरा स्पेसिमन सैंपल रखेंगे, यूरेनियम का पूरा तसला भर के रखेंगे, ढेर सारे एलिमेंट्स होंगे, तो न्यूट्रॉन निकलते जाएंगे, उसमें मिक्स करके रखेंगे वैक्स या हैवी वाटर, उसमें निकलने वाले न्यूट्रॉन स्लो डाउन होते रहेंगे, फर्दर यूरेनियम पे पड़ेंगे और ये चेन रिएक्शन जारी रहेगा। अब हमारे पास है जनाब 3 तरह की पॉसिबिलिटीज। अगर तो आप यूरेनियम की मिकदार रखेंगे बहुत कम, तो एक आध न्यूट्रॉन यूरेनियम पे पड़ा, हम फिलहाल बात कर रहे हैं स्लो न्यूट्रॉन की। अगर आप U-239 इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप प्लूटोनियम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर फास्ट न्यूट्रॉन से यही काम होगा, बाकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ही खारिज होगी। 200 MeV में थोड़ा बहुत घाटा वाधा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल डिपेंड करता है कि कौन से न्यूक्लियस के ऊपर आप बम्बार्डमेंट कर रहे हैं न्यूट्रॉन की, और उसके नतीजे में क्या बन रहा है। अच्छा, हम बात ये कर रहे थे कि अगर यूरेनियम मिकदार में बहुत थोड़ा है तो एक आध न्यूट्रॉन ने यूरेनियम पर बम्बार्डमेंट की और उसके नतीजे में एक न्यूक्लियर रिएक्शन हो गया, फर्दर जो न्यूट्रॉन निकले उनको आगे अटैक करने के लिए यूरेनियम मिला ही नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं हुई, तो रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा और फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकेगा। तो इसका मतलब यह है कि ये चेन रिएक्शन नहीं बना है। और अगर ऐसा हुआ कि यूरेनियम की मिकदार आपने थोड़ी सी ज्यादा बढ़ा दी, अब क्या हुआ कि जो 3 न्यूट्रॉन निकले, इन तीनों में से सिर्फ 1 या 2 न्यूट्रॉन ही आगे फिशन करवाने में कामयाब हुए, 1-2 न्यूट्रॉन को ब्लॉक कर लिया गया या एब्जॉर्ब कर लिया गया। उसके लिए हम कंट्रोल रॉड्स इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, अगली वीडियो में हम उसको डिस्कस करने वाले हैं।
तो अगर तो ज्यादातर न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया गया, ब्लॉक कर लिया गया, एक आध न्यूट्रॉन ही फर्दर फिशन कराने में कामयाब हुआ, तो थोड़ी थोड़ी एनर्जी आपको मिलती जाएगी। ये काम होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, न्यूक्लियर पावर प्लांट पे, जहां पे इसको एनर्जी पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है कि आप जितने न्यूट्रॉन चाहेंगे उतने ही फर्दर फिशन कराएंगे, और जो न्यूट्रॉन आप नहीं चाहेंगे, जितना रिएक्शन आपको चाहिए वही प्रोसीड होगा। कोई अननेसेसरली रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। नतीजा ये होगा कि एनर्जी आपके कंट्रोल में रहेगी, जितने चाहेंगे उतनी पैदा हो जाएगी। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता जाएगा, यानी रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा। जो न्यूट्रॉन निकलेंगे वो आगे फिशन कराएंगे मजीद यूरेनियम पर अटैक करके, लेकिन उनकी तादाद महदूद होगी, तो रिएक्शन कंट्रोल में रहेगा, एनर्जी कंट्रोल में रहेगी। जैसे कुत्ते की जंजीर आपके हाथ में रहती है तो वो ज्यादा इधर उधर मुंह नहीं मारता, भौ भौ नहीं करता। जहां पर आप जंजीर थोड़ी ढीली छोड़ते हैं वहां पे किसी को काट लेता है तो उसका काटना जरा महदूद होता है। यही सूरत हाल है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन की। आप यूरेनियम की मिकदार और बढ़ा दें और ज्यादा कर दें आप यूरेनियम की मिकदार, अब क्या होगा कि जितने न्यूट्रॉन निकलेंगे वो सारे के सारे फर्दर फिशन कराएंगे। नतीजा क्या होगा जी कि एक न्यूट्रॉन ने फिशन कराई, एक यूरेनियम को डिसइंटीग्रेट किया, तोड़ा, उसके नतीजे में 3 न्यूट्रॉन पैदा हुए, तीनों ने आगे 3 यूरेनियम को तोड़ा, उन तीनों ने आगे 3 को तोड़ा, 3 को तोड़ा, तो 1 से 3 न्यूट्रॉन, 3 से फिर 9, 9 से फिर जनाब 42, 27 से फिर 81 और सो ऑन जनाब। नतीजा क्या हुआ? ये है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ये है जनाब एटम बम। क्या हुआ? अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के ऑल ऑफ द सडन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में जितने यूरेनियम निकलेंगे वो फर्दर फिशन कराते जाएंगे, और नतीजा क्या होगा कि आहिस्ता 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 एनर्जी मिलने की बजाय यकदम एनर्जी आपको मिलेगी, और इतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के नतीजे में, यानी अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के नतीजे में। अगर आप जितने न्यूट्रॉन निकले उनको फर्दर अलाउ करते जाएं फिशन करवाने की, और उस रिएक्शन को कंट्रोल ना करने या कंट्रोल करने में कामयाब ना हो पाए, तो ऑल ऑफ अ सडन इतनी ज्यादा एनर्जी पैदा होगी, इतने ज्यादा यूरेनियम के न्यूक्लियाई टूटेंगे, और ये एनर्जी किस शक्ल में पैदा होगी? जो फ्रेगमेंट्स हैं उनकी किनेटिक एनर्जी की शक्ल में। तो जो फिशन के नतीजे में फ्रेगमेंट्स पैदा होंगे, न्यूट्रॉन और ये न्यूक्लियाई वगैरह पैदा होंगे, इनकी किनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होगी, और जब किनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उसके नतीजे में टेम्परेचर ज्यादा होगा। और टेम्परेचर कितना ज्यादा होगा जनाब? आप अंदाजा लगाएं, सूरज की सरफेस का टेम्परेचर तकरीबन सरफेस ऑफ सन का टेम्परेचर तकरीबन 5600 सेल्सियस है। टू बी वेरी प्रिसाइज 5378 केल्विन होता है। तो 5600 सेल्सियस सूरज की सरफेस का टेम्परेचर है, और कोर का टेम्परेचर कितना है सूरज का जनाब? एवी 15 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 10 मिलियन मतलब करोड़, 15 मिलियन मतलब 1.5 करोड़, एवी 1.5 करोड़ सेल्सियस है सूरज की कोर का टेम्परेचर। और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के नतीजे में फ्रेगमेंट्स की किनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि जहां पे एटम बम गिराया जाएगा वहां पे टेम्परेचर एवी करोड़ के सेंटीग्रेड हो जाएगा। मतलब सूरज की कोर का जो टेम्परेचर है लगभग उस टेम्परेचर तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा। ये कोई ज्यादा टेम्परेचर तो नहीं, इससे ज्यादा तो पाकिस्तानियों का दिमाग गर्म हो जाता है जब उनसे कहा जाए काका उठ के पढ़ ला, तब जाते हैं। तो जनाब ये टेम्परेचर तो बस एवं आपको पता ही है, करोड़ 1.5 करोड़ टेम्परेचर अगर हो जाएगा किसी जगह पे तो वहां पे फिर क्या बचेगा जी? अल्लाह ही मालिक है बस। तो फिशन अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के नतीजे में इतना टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, और तबाही कोई इतनी ख़ास नहीं होगी, कोई ऐसा इशू नहीं होगा। तो मैं अभी आज ही लेक्चर रिकॉर्ड करने से पहले एक बच्चे से कह रहा था कि बेटा आप कहते वो बात हो रही थी कोरोना की, चूँकि आजकल सीज़न है, सेकंड वेव आई हुई है। जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बच्चा कहने लगा सर जी खतरनाक है कोरोना की, को ये जो सेकंड वेव है। मैं कहा पुत्र अपना कोरोना ने की बिगाड़ना, तू बस एटम बम तो बच जा। तो बहरहाल ये तो खैर गैर निसाबी बातें हो गई। तो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के नतीजे में टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा कि बस ब्लूम।
तो जनाब कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन को एनर्जी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है या किया जा सकता है। उसमें हम क्या करते हैं, यूरेनियम की मिकदार इतनी रखते हैं कि आउट ऑफ 3 न्यूट्रॉन्स एक आध ही फर्दर फिशन करवाने में कामयाब हो पाए। यूरेनियम की मिकदार महदूद करते हैं, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने का कोई तरीका ढूंढते हैं, वो हम ढूंढेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर में, अगली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस बात को इंशाल्लाह। और यूरेनियम की कितनी मिकदार, ये कहलाता है क्रिटिकल मैस ऑफ यूरेनियम। क्रिटिकल मैस और जो वॉल्यूम होगा ये क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाएगा। इसका मतलब क्या है कि इस मैस से या इस वॉल्यूम से कम होगा तो चेन रिएक्शन होगा ही नहीं, फर्दर प्रोसीड करेगा ही नहीं, रिएक्शन जल्दी रुक जाएगा। और अगर इतना मैस होगा तो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होगा, कुछ न्यूट्रॉन फर्दर फिशन कराएंगे, कुछ ब्लॉक कर लिए जाएंगे या एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, और इससे ज्यादा अगर होगा तो फिर अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होगा, फिर एटम बम ही होगा। तो आप देखें, मैंने जैसे लेक्चर के वीडियो के शुरू में कहा था कि दूसरी जंग अजीम को इसने जन्म दिया, इस फतूर ने। दिसंबर 1938 को ये रिएक्शन दरियाफ्त हुआ। इसको जनाब कर के एटम बम बनाया गया 1945 में, और जनाब आली 6 अगस्त 1945 में कमर्शियल लेवल पे एटम बम गिराए गए हिरोशिमा और नागासाकी पे। बड़ा मशहूर वाक़या है, आपने जो सुना, देख ऑब्जर्व किया हुआ है, पढ़ा हुआ है तारीख में। तो उसके साथ ही दूसरी जंग अजीम रुक गई। तीसरी जंग अजीम इसी खौफ से नहीं हुई कि न्यूक्लियर वेपन्स के खौफ से, वरना अब तक हो चुकी होती। तो बहरहाल ये क्रिटिकल मैस की वैल्यू या क्रिटिकल वॉल्यूम कितना है ये मैं लिखवाऊंगा नहीं आपको, क्योंकि ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं। डिपेंड करता है कि आप जो मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, फिशनेबल मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी प्योरिटी कितनी है, उसकी डेंसिटी कितनी है, उसके लिहाज से क्रिटिकल मैस और क्रिटिकल वॉल्यूम की वैल्यू चेंज होती रहती है। ये 10 किलोग्राम से लेकर 500-600 किलोग्राम तक कुछ वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो सकती है। मतलब हर एक सिचुएशन में, हर एक पॉसिबिलिटी में क्रिटिकल मैस और क्रिटिकल वॉल्यूम की वैल्यू में वेरिएशन हो सकती है। मोअज़्ज़ज़ प्रोफेसर नुमान अहमद ज़ीरक साहब ने आज आपके सामने पेश किया जी कि एटम बम कैसे अभी चलता है। अब हम इसको एनर्जी पर्पसेस के लिए, एटम फॉर पीस न्यूक्लियर जो एनर्जी प्रोग्राम है, न्यूक्लियर रिएक्टर को हम डिस्कस करेंगे अगली आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए जनाब अली इजाज़त दीजिए, तब तक आप एटम बम इंजॉय कीजिए। हाइड्रोजन बम भी हम डिस्कस करेंगे, वो फ्यूजन में होगा। बहरहाल फ़िलहाल नेक्स्ट वीडियो में न्यूक्लियर रिएक्टर आएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।